दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, कमलनाथ की विदाई हो गई तय, कांग्रेस में भी होने लगा भारी विरोध। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दे दिए साफ संकेत। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब खबर है कि परिणामों के चलते प्रदेश अध्यक्ष और दिग्गज नेता कमलनाथ पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो ये साफ संकेत दे दिए हैं कि पार्टी के कई नेता नहीं चाहते कि कमलनाथ प्रदेश की कमान संभालें। हालांकि पहले ही ऐसी संभावनाएं जताई जाने लगी थी कि 77 वर्षीय कमलनाथ जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि कमलनाथ जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही एक्शन में रेवंत रेड्डी कुछ ही मिनटों में पूरा कर दिया अपना वादा। दरअसल तेलंगाना को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। हाल ही में आए चुनावी नतीजों में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पूरा गांधी परिवार भी मौजूद रहा। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही रेवंत रेड्डी ने अपना एक बड़ा वादा निभा दिया। कार्यभार संभालने के कुछ ही मिनटों के बाद रेवंत रेड्डी के आधिकारिक आवास के सामने लगे लोहे के बैरिकेड्स और बाड़े हटा दिए गए। ये बैरिकेड्स मुख्यमंत्री आवास के बाहर लगे हुए थे। आधिकारिक आवास के बाहर कई बुलडोजर, ट्रैक्टर और मजदूरों को लोहे के बैरिकेड्स को उखाड़ते देखा गया। अपने चुनाव अभियान के दौरान रेवंत रेड्डी ने कई बार यह वादा किया था कि यदि वे सत्ता में आते हैं तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर लगे लोहे के बैरिकेड्स हटा दिए जाएंगे। उन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए इन सभी बैरिकेड्सों को हटा दिया है। अगली बड़ी खबर, 3 राज्यों में मुख्यमंत्रियों पर अभी तक नहीं बनी सहमति, आज पर्यवेक्षक चुनेगी बीजेपी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अभी तक हाल ही में जीते 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम फैसला नहीं ले पाई है। भगवा पार्टी मुख्यमंत्री के लिए अंतिम नामों के चयन पर काम कर रही है। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पार्टी अंतिम रूप से नाम चुनने के लिए आज तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर देगी, जिसके बाद मुख्यमंत्रियों पर फैसला लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, सस्पेंस के बीच वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। दरअसल राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंची। वो अपने बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह के साथ में जेपी नड्डा के आवास पर पहुंची हैं। बीजेपी की ओर से अभी राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए किसी नेता के नाम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा कुछ और नेताओं के नामों की चर्चा जोरों पर है। इनमें बाबा बालकनाथ के नाम की भी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि फिलहाल वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। अब उनके बीच में क्या बात हुई है, अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। अगली बड़ी खबर, कौन होगा राजस्थान का नया मुख्यमंत्री, इस सस्पेंस के बीच गृह मंत्री अमित शाह से मिले बाबा बालकनाथ दिल्ली में ही मौजूद हैं वसुंधरा राजे। दरअसल राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस के बीच तिजारा से बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मुख्यमंत्री पद पर चर्चा के लिए दिल्ली में मौजूद हैं और उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। वसुंधरा राजे के अलावा बाबा बालकनाथ का नाम भी मुख्यमंत्री की रेस की अटकलों में जोरों पर चल रहा है। उनकी तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी की जा रही है, क्योंकि बाबा बालकनाथ भी योगी की तरह नाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं। अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा, फिलहाल ये तस्वीर साफ नहीं है। अगली बड़ी खबर, भाजपा संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत, जमकर लगे मोदी मोदी के नारे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी के शानदार प्रदर्शन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। विधानसभा चुनावों में भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता बरकरार रखी है, तो वहीं कांग्रेस को राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सत्ता से भी बाहर कर दिया। तेलंगाना में भी पार्टी ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। संसद भवन परिसर में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री के पहुंचते ही भाजपा सांसदों ने खड़े होकर जमकर तालियां बजाई और स्वागत है भाई स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है के जमकर नारे लगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी को माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल सहित कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सांसद मौजूद रहे।
अगली बड़ी खबर, संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने अपने नेताओं को दी बड़ी नसीहत। बोले आप मुझे आदरणीय मत कहो, इससे दूरी बढ़ती है, लोग तो मुझे फैमिली मानते हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा के सभी सांसदों को बड़ी नसीहत दी है कि वे उन्हें मोदी जी या फिर आदरणीय मोदी जी जैसे शब्दों से संबोधित न करें। उन्होंने कहा कि मुझे मोदी या नरेंद्र मोदी ही बोला जाए। पीएम मोदी ने कहा कि नाम के साथ तमाम विशेषण जोड़ने से लोगों के साथ में दूरी बढ़ जाती है। पीएम मोदी ने खुद को पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता बताया। उन्होंने कहा कि मैं भी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मुझे लोग अपने ही परिवार का हिस्सा मानते हैं। श्री और आदरणीय जैसे विशेषण ना जोड़ें, मुझे लोग अपने में से ही एक मानते हैं और मोदी के तौर पर पहचानते हैं, इसीलिए मुझे मोदी या सिर्फ नरेंद्र मोदी ही बोला जाए। अगली बड़ी खबर, रेवंत रेड्डी को तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने पर पीएम मोदी ने दी बधाई। बोले मेरा सहयोग हमेशा रहेगा। दरअसल तेलंगाना में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले रेवंत रेड्डी को पीएम नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी। इसके साथ पीएम मोदी ने राज्य के विकास के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर दोपहर पीएम मोदी ने लिखा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर रेवंत रेड्डी गारू को बहुत बहुत बधाई। मैं राज्य की प्रगति और उसके नागरिकों के कल्याण के लिए हर संभव मदद का उन्हें आश्वासन देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं हर संभव मदद के लिए हमेशा तैयार हूं। अगली बड़ी खबर, प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस पार्टी पर खुलकर बोला जबरदस्त हमला। कहा कांग्रेस आलाकमान को यह पसंद नहीं कि कोई अपना दिमाग चलाए। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस पर खुलकर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को अपने विचार रखने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। खास बात है कि शर्मिष्ठा मुखर्जी लंबे समय से सक्रिय राजनीति से दूर हैं। अब वो कांग्रेस से हुए मोह भंग पर भी खुलकर बात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि विचारधारा पर बात करें तो मुझे कांग्रेस में भरोसा है, मैं धर्मनिरपेक्षता और उदारवाद के साथ हूं, लेकिन अब इसकी स्थिति देखिए, ये सब वही कर रहे हैं जिसका आरोप ये भाजपा पर लगाते थे। उन्होंने कहा कि मुझे पता लगा कि शीर्ष नेतृत्व को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उन पर कोई जोर डाले। वो ऐसे किसी व्यक्ति को भी सहन नहीं करते थे जिसकी अपनी खुद की सोच हो। वे उदारवादी होने का दावा करते हैं, लेकिन वे खुद और उनके समर्थक इतनी असहिष्णुता क्यों दिखाते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस पर खुलकर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस आलाकमान को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई अपना दिमाग चलाए। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की हार के बाद अपना वादा पूरा करने पहुंचे कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया। दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में राजभवन के सामने मुंह पर पोती स्याही। दरअसल भोपाल में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में भोपाल में राजभवन के बाहर ईवीएम मशीन वाले पोस्टरों पर काली स्याही पोत दी। दरअसल भांडेर विधानसभा से जीते विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा था कि अगर बीजेपी मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा सीटें जीतेगी तो वे अपना मुंह स्याही से पोतेंगे। वहीं विधायक फूल सिंह बरैया के साथ में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके समर्थक भी मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भोपाल में राजभवन के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि फूल सिंह बरैया अपना वादा निभाने के लिए राजभवन पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार घबराई हुई है। वहीं कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के समर्थन में किसान कांग्रेस नेता योगेश दंडौतिया भी उतर आए। ग्वालियर में योगेश दंडौतिया ने बरैया से पहले अपना मुंह काला किया। वहीं उधर कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह ने भी कहा कि फूल सिंह बरैया को मुंह काला करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ने भी 15 लाख रुपए का अपना वादा पूरा नहीं किया। इसके अलावा किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। जब बीजेपी ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो फिर फूल सिंह बरैया को भी अपने मुंह पर स्याही पोतने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बड़ी खबर, बिहार में भी कांग्रेस पार्टी हो रही पूरे तरीके से फेल। एक साल बाद भी नहीं बन सकी प्रदेश समिति। दरअसल बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में शामिल कांग्रेस अपनी पुरानी जमीन तलाशने का दावा भले ही कर रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बने करीब 1 साल होने के बाद भी वे अब तक प्रदेश समिति की घोषणा नहीं कर सके हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्ता खो चुकी कांग्रेस के नेता बिहार में पार्टी को मजबूत करने की बात करते हैं। अखिलेश सिंह ने पिछले साल 11 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। उस समय उन्होंने न केवल कांग्रेस की खोई जमीन वापस लाने के लिए कार्य करने का दावा किया था, बल्कि जल्द ही समिति बनाने का भी दावा किया था। अखिलेश सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद युवा भी बेहद उत्साहित थे कि नई टीम में स्थान मिलेगा। माना जाता है कि सिंह पार्टी में मतभेद के कारण समिति का गठन नहीं कर पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर जल्द समिति का गठन नहीं किया गया तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद ही समिति का गठन किया जाएगा।
अगली बड़ी खबर, यदि मुख्यमंत्री पद नहीं मिला तो बगावत कर सकती हैं वसुंधरा राजे, बेटे दुष्यंत पर विधायकों को रिजॉर्ट में रुकवाने के लगे आरोप। दरअसल राजस्थान में बीजेपी किसे अपना मुख्यमंत्री चुनेगी, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। खबरें हैं कि पार्टी इस बार तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री पद के लिए नए चेहरे लाने पर विचार कर रही है। ऐसे में राजस्थान में हलचल तेज हो गई है। वसुंधरा राजे फिलहाल दिल्ली में हैं। इस बीच उनके बेटे दुष्यंत सिंह पर बीजेपी विधायकों को रिजॉर्ट में रुकवाने के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यदि वसुंधरा राजे को इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वो बगावत कर सकती हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या को लेकर अशोक गहलोत को ठहराया जिम्मेदार। बोले यदि समय रहते उन्हें सुरक्षा दे दी गई होती तो आज वो जिंदा होते। दरअसल राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस मामले में पूर्व की अशोक गहलोत सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि कन्हैया लाल और करणी सेना के अध्यक्ष को यदि समय रहते सुरक्षा दे दी गई होती तो आज दोनों ही जिंदा होते। यही नहीं, उन्होंने इस लापरवाही के लिए पूर्व की सरकार के जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा दर्ज किए जाने तक की बात कह डाली है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि इस मामले में अशोक गहलोत के खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए। लापरवाही कहो या फिर साजिश कहो, गुनाह की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। इस बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने अधिकारियों को हमलावरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के साफ निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए SIT भी गठित कर दी है। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की पहचान कर ली गई है, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हमलावरों की सूचना देने वाले को तुरंत 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी ने दर्ज कराई हत्या की FIR। शिकायत में कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी नाम शामिल। दरअसल राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद राजस्थान में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। इस हत्याकांड के विरोध में राजस्थान के कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन हुए। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर सड़कों को जाम कर दिया और ट्रेनें भी रोक दी। कुछ जगहों पर पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी भी चार्ज करनी पड़ी। इस बीच गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत ने केस दर्ज कराया है। शीला शेखावत की ओर से दी गई शिकायत में कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी नाम शामिल है। शीला शेखावत ने जयपुर दक्षिण के थाना श्यामनगर में दी अपनी FIR में कहा कि सामाजिक कार्यों के चलते पिछले 2 साल से मेरे पति सुखदेव सिंह गोगामेडी की जान को खतरा बना हुआ था। इसको लेकर मेरे पति ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पुलिस महानिदेशक समेत कई उच्चाधिकारियों को सुरक्षा मुहैया कराए जाने को लेकर पत्र लिखा था। राजस्थान सरकार को पत्र लेकर सूचना दी गई थी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को जान से मारने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इन तमाम इनपुट के बावजूद राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पुलिस महानिदेशक समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारियों ने जानबूझकर मेरे पति को सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाई। शीला शेखावत ने FIR में यह भी आरोप लगाया है कि एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत मेरे पति सुखदेव सिंह को सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई। इस षड्यंत्र के तहत हत्यारों को हत्या करने के लिए एक तरह से बड़ी सहूलियत उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने निवेदन किया है कि मेरे पति सुखदेव सिंह गोगामेडी की दिन दहाड़े हत्या करने वाले दोषियों के विरुद्ध FIR दर्ज करा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस बीच राज्य प्रशासन की ओर से मामले की जांच के लिए SIT गठित कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी ने मांगी माफी। दानिश अली पर लोकसभा में की थी अभद्र टिप्पणी। दरअसल बसपा सांसद दानिश अली पर विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी ने माफी मांग ली है। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बीजेपी सांसद ने संसदीय समिति से कहा कि दानिश अली के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खेद प्रकट किया है, उन्हें भी इस पर खेद है। सूत्रों ने कहा कि बिदूड़ी के खेद व्यक्त करने के साथ ही समिति इस मामले को खत्म कर सकती है और अपनी रिपोर्ट स्पीकर को भेज सकती है। सूत्रों ने बताया कि दानिश अली भी समिति के सामने पेश हुए और घटना के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने इस आरोप को खारिज किया कि उन्होंने PM मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है। अगली बड़ी खबर, 3 राज्यों में अभी भी मुख्यमंत्री के नाम पर बना सस्पेंस। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर उठा दिए सवाल। दरअसल 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। हालांकि अभी तक राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये फाइनल नहीं हुआ है। इसी देरी को लेकर अब उद्धव गुट ने बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान सामने आया है। विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि बीजेपी मुख्यमंत्री
डिक्लेयर नहीं कर पा रही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा कि प्रक्रिया क्या होती है। प्रक्रिया ये होती है कि जैसे ही निर्णय आता है उसके 48 घंटे के अंदर अंदर एक मुख्यमंत्री होना चाहिए। विधायकों से पूछा जाता है कि उनके नेता कौन हैं। अब इनकी प्रथा ये हो गई है कि केंद्र में जो लोग बैठे हुए हैं, पीएम मोदी और अमित शाह, वो निर्णय लेंगे कि कौन इनका मुख्यमंत्री बनेगा। राजस्थान में क्या माहौल बना हुआ है, क्या वहां पर एक मुख्यमंत्री होने की जरूरत नहीं थी। अगर यही हाल कांग्रेस ने किया होता तो अब तक इस पर डिबेट हो चुकी होती और ये सब बीजेपी पर हो रहा है तो कोई उनसे सवाल भी नहीं पूछ रहा। प्रियंका चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्रियों के नाम तय करने में देरी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि क्योंकि बीजेपी म्यूजिकल चेयर में व्यस्त है, उनके पास में बहुमत है और लोगों ने उन पर भरोसा जताया है। निर्वाचित विधायकों को निर्णय लेना है कि नेता कौन होगा, लेकिन बीजेपी में यह प्रक्रिया खत्म कर दी गई है। केवल 2 लोग मुख्यमंत्री पर निर्णय लेते हैं, पीएम मोदी और अमित शाह। नतीजे 3 दिसंबर को आए थे और आज 7 दिसंबर है और अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का चयन नहीं किया गया है। अगली बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ सरकार की रडार पर यूपी के मदर से 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग की होगी जांच। दरअसल उत्तर प्रदेश में अब विदेशी फंडिंग हासिल करने वाले मदर से सरकार की रडार पर आ गए हैं। खबर है कि इनकी जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। आगे की प्रक्रिया सरकार की तरफ से गठित की गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या फिर एसआईटी उठाएगी। कहा जा रहा है कि इनमें से करीब 80 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें विदेश से करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। इन मदरसों को फंडिंग कहां से मिल रही है, साथ ही इन रुपयों को किस काम के लिए खर्च किया जा रहा है, इनमें कोई अनियमितताएं हैं या नहीं। खबर है कि एसआईटी ने ऐसे 80 मदरसों की पहचान कर ली है जिन्हें बीते 2 सालों में लगभग 100 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। कहा जा रहा है कि एसआईटी ने पहले ही बोर्ड से रजिस्टर्ड मदरसों की जानकारी मांग ली है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से जांच पूरी करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। अगली बड़ी खबर, संसद में बीजेपी सांसद ने कर डाली बड़ी मांग। कहा बड़ी खतरनाक बीमारी है लिव इन रिलेशनशिप, लव मैरिज में भी जरूरी हो घर वालों की परमिशन। दरअसल भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह ने लिव इन रिलेशनशिप को एक खतरनाक बीमारी बताया है और उसके खिलाफ कानून बनाने की मांग की। हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप जैसी बीमारी को समाज से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। उन्होंने सरकार से मांग कर डाली है कि इसके खिलाफ तुरंत कानून बनाया जाए। शून्यकाल में ये सवाल उठाते हुए उन्होंने लव मैरिज पर भी सवाल उठा दिए। सांसद ने कहा कि लव मैरिज में तलाक की संख्या ज्यादा दिखती है, इसीलिए शादी जैसे मसले में दूल्हे और दुल्हन के माता पिता की मंजूरी बेहद जरूरी होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, अब गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक दौड़ेगी रैपिड रेल, नए कॉरिडोर को मिली मंजूरी। दरअसल गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट तक रैपिड रेल के नए कॉरिडोर को मंजूरी दे दी गई है। 72 किलोमीटर के इस कॉरिडोर में 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं। इस कॉरिडोर पर 6 कोच वाली ट्रेनें चलने वाली हैं। साथ ही 2031 तक कार्य को पूरा करने के भी आदेश दिए गए हैं। फिलहाल गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट तक रैपिड रेल के नए कॉरिडोर को मंजूरी दे दी गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।